अस्सलामुअलैकुम, आई एम मस्तान जाकिर। आई विल टीच केमिस्ट्री। और जो मैं आज आपका टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ बायोमॉलिक्यूल का, ये टॉपिक नंबर 3 है। और टॉपिक नंबर 1 और 2 ऑलरेडी डिस्कस मैं आपसे कर चुका हूँ। टॉपिक नंबर 1 क्या था? कार्बोहाइड्रेट था। और टॉपिक नंबर 2 जो था वो प्रोटीन था। आज जो टॉपिक नंबर 3 है और वो क्या है, वो टॉपिक है हमारा क्या, वो न्यूक्लिक एसिड। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये हमें डिस्कस करना है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, एक एसिड है और ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लिक से निकला है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एसिड यानी तेजाब न्यूक्लिक एसिड है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इसको डिस्कवर साइंसदान ने किया। फ्रीडरिच मिशर एक साइंसदान था जिसने इस न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। ठीक है, ये आपके समझ में आया। आपको मैं एक बात और बता दूं कि पहले आपको मैं जो पहले वाले टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए थे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का पढ़ाया था, कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो आपको याद होनी चाहिए, याद हो या ना हो मैं आपको याद करवा दूं। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने मोनोमर और पॉलीमर की बात की थी। प्रोटीन में भी मैंने आपको बताया था मोनोमर और पॉलीमर होते हैं इसके अंदर। तो जो मोनोमर पॉलीमर होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, वो डिफरेंट होते हैं। प्रोटीन में मैंने आपको अमाइनो एसिड बताया था। प्रोटीन खुद एक पॉलीमर है, उसका मोनोमर अमाइनो एसिड है। बहरहाल इसके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड में भी मोनोमर पाया जाता है। और ये मोनोमर कंबाइन होकर क्या बनते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं। यानी एक कंपाउंड एक चेन की तरह मिलता जाता है, एक यूनिट, बेसिक यूनिट, और क्या बनता है, एक पूरी चेन बन जाती है। वो न्यूक्लिक एसिड कहलाएगी, वो पूरी चेन। और इसका जो मोनोमर है, इसका न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है, वो कहलाता है हमारा क्या, न्यूक्लियोटाइड। आपने न्यूक्लियोटाइड को डिटेल के अंदर डिस्कस करना है, क्योंकि आपने पूरी चेन के अंदर, आपने पूरी जैसे कि एक दीवार है, तो आपने पूरी दीवार को दीवार के अंदर, दीवार किससे बनी है, एक बिल्डिंग ईंट से बनी है ना। उस एक ईंट को अगर डिस्कस कर ले तो आप पूरी दीवार के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ऐसे एक एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से आप एक यूनिट को डिस्कस करना है, तो आपने अगर एक बायोमॉलिक्यूल का एक न्यूक्लिक एसिड अगर पढ़ लिया है, तो आपने पूरा न्यूक्लिक एसिड क्या है वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्या, अब जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। और वो क्या है हमारा, वो न्यूक्लिक एसिड है। मैं इससे पहले एक बात और बता दूँ। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड जो है वो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को रखते हैं और कैरियर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को रखते हैं, और ये ट्रांसमिटेड करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी माँ बाप से औलादों में। ये उस बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी इनके पास बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, वो ट्रांसफ़र करते हैं उनकी जीन्स के अंदर होती है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो आज न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कस करना है कि न्यूक्लियोटाइड आया क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करूं, तो अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करूं, तो न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा मोनोमर है जो 5 कार्बन की चेन पर मुश्तमिल होगा, यानी पेंटोज शुगर होगा ये। यानी न्यूक्लियोटाइड एक पेंटोज शुगर है, ये आप समझ लीजिए। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, 5 कार्बन पर मुश्तमिल ये न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर पर मुश्तमिल है। ठीक है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजीनियस बेस लगा हुआ है, NB। इसका मतलब क्या है, मैंने फुल फॉर्म में लिखी, नाइट्रोजीनियस बेस लगा हुआ है कार्बन नंबर 1 के अंदर। एक्चुअली आपने मैं इससे पहले, मैं इसको डिस्कस करने से पहले, क्योंकि ये बहुत लंबा और तवील डिस्कशन है, ये मैं आपको बता दूं, ये जो फास्फोरिक एसिड इसमें लगा हुआ है, फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, इसको आप PH4 भी कह सकते हैं। ये जो एसिड है, एक्चुअली H3PO4 है, ये एसिड है। इस एसिड की वजह से इस न्यूक्लिक का नाम न्यूक्लिक एसिड है। ये आपको पहले ने बताया था, बता रहा हूँ मैं। इस PH4 इस ग्रुप की वजह से इस पूरे न्यूक्लिक एसिड का नाम एसिड है। ठीक है, एक एसिड लगा हुआ है इधर, एसिड का कंपाउंड लगा हुआ है, एसिड का एक मॉलिक्यूल, एक ग्रुप लगा हुआ है। तो कार्बन नंबर 5 पर एसिड लगा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। और कार्बन नंबर 1 पर, जो कि पेंटोज शुगर का है, नाइट्रोजीनियस बेस लगा हुआ है। अब नाइट्रोजीनियस बेस को मैंने कहा है कि डिटेल में डिस्कस करना है। नाइट्रोजीनियस बेस पाइरिमिडीन और प्यूरीन है। तो जो पाइरिमिडीन है हमारा, वो 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, यानी 3 डिवीजन इसकी होगी, यूरासिल, साइटोसिन, थाइमीन, एडिनिन और गवानीन। ठीक है,
अब आप देखिए कि नाइट्रोजनियस बेस के अंदर पिरिमिडीन और प्यूरिन है, पिरिमिडीन के 3 है और प्यूरिन के भी आपके 2 देख सकते हैं। अब ये जो 3 है ये इसके यूनिट है साइटोसिन, गवानीन, थायमीन, एडिनिन, साइटोसिन, थायमीन और ये यूरासिल आपका और एडिनिन और गवानीन है। ये एडिनिन और गवानीन और साइटोसिन और थायमीन एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वैसे तो इनके ग्रुप भी डिफरेंट है, ये भी मैं आपको मैं एफएससी और ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रहे होते हैं कि ये इनमें भी डिफरेंस पाया जाता है और इनमें भी डिफरेंस पाया जाता है। लेकिन आपको मैं इन दोनों के बारे में और इन दोनों के बारे में बताना है कि अगर इन दोनों की बात की जाए तो इनमें सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल इसमें रिंग है और इसमें डबल रिंग है। तो डबल रिंग की वजह से एडिनिन गवानीन डिफरेंट है साइटोसिन और थायमीन। और ये सारे के सारे एक्चुअली क्या है, ये नाइट्रोजनियस बेस हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? पेंटोज शुगर में। और एक्चुअली पेंटोज शुगर क्या है? न्यूक्लियोटाइड का एक न्यूक्लियोटाइड खुद एक मोनोमर है और ये बनता है किससे? पॉलीमर, और पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड। अच्छा जी, तो एडिनिन गवानीन साइटोसिन थायमीन मैं आपको बता चुका हूँ, डबल रिंग और सिंगल रिंग इनका डिफरेंशिएट है, तो ये आपके समझ में आया होगा। अगर इसमें साइटोसिन है तो पूरा का पूरा नाइट्रोजनियस बेस साइटोसिन नाइट्रोजनियस बेस कहलाएगा। ठीक है, अच्छा आपको ये आप क्लियर हो चुका है, क्लियर आसानी से समझ में आ गया होगा आपका। तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक चीज़ और बता दूं कि आरएनए और डीएनए में डिफरेंट क्या है। वो डिफरेंट ये है कि इसमें सिंगल स्ट्रैंड है और इसमें डबल स्ट्रैंड है। ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है, याद रखिएगा डिफरेंशिएट में। अगर डिफरेंशिएट की बात करूँ सेकंड वाले की, तो अगर मैं इसकी बात की डीएनए की बात कर रहा था मैं, इसमें डीएनए आरएनए से निकला है। न्यूक्लिक एसिड की बात करो, न्यूक्लिक एसिड आपको पता है इसके दोनों के अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड, आरएनए के अंदर भी होता है और डीएनए के अंदर भी होता है। तो इसको डीऑक्सी राइबो एसिड कहते हैं और इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्यों इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं? क्यों इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड दोनों के अंदर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको ये बात मैंने अभी बताई नहीं थी शुरू के लेक्चर शुरू में, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो होता है आरएनए के मॉलिक्यूल में पेंटोज शुगर के सेकंड वाले कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है, यानी हाइड्रोक्साइल अटैच है। तो इस वजह से ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है। अगर डीऑक्सी ऑक्सीजन डी कर देना, निकाल देना, यानी इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता। हाइड्रोजन तो होता है डीएनए में लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता, तो इसलिए क्या है ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोज शुगर तो है ना, न्यूक्लिक एसिड तो पेंटोज की वजह से ना, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड तो हो गया ये, ठीक है, लेकिन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डिफरेंट सेकंड वाला आपने समझ लिया। थर्ड में देखूँ तो डीएनए के अंदर साइटोसिन, थायमीन, एडिनिन, गवानीन ये मौजूद होता है, लेकिन आरएनए में यूरासिल भी मौजूद होगा, उसमें यूरासिल मौजूद नहीं होता डीएनए के अंदर। अच्छा, साइटोसिन जो है वो आपका एडिनिन के साथ, थायमीन, गवानीन के साथ अटैच कैसे होते हैं? बजरिया हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये दोनों अटैच होते हैं और सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड आपस में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। ये पूरा लेक्चर मैंने एक ही वीडियो में इसको समेट दिया है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आया तो वो आप पूछ लीजिएगा, इतना मुश्किल था नहीं है, अगर आप इसको समझ लीजिए। स्टूडेंट बहुत सी शिकायतें ये आ रही होती है कि भाई न्यूक्लिक एसिड जो है वो बड़ा मुश्किल है, तो न्यूक्लिक एसिड मुश्किल नहीं है। अगर आपने ये लेक्चर इसको सही तरीके से समझना है और मुझसे क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो ये जो टॉपिक है आपका इजीली समझ में आ जाएगा आपके, तो क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ये टॉपिक आपके वैसे भी समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपके टॉपिक समझ में आया होगा। इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखेंगे उसके बाद आपके टॉपिक समझ में आ जाएगा। जब तक के लिए इंतजार कीजिएगा। इंशाल्लाह बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, बायोकेमिस्ट्री है वो हम क्लोज कर देंगे आज, और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो उस वक्त तक इंतज़ार कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।